हे एवरीवन, वेलकम टू फिल्मी इंसान चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पिछले 2 साल से बॉलीवुड इंडस्ट्री की हालत काफ़ी ख़राब चल रही है। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है OTT प्लेटफॉर्म्स। 2 सालों में बहुत सारे लोगों ने सिनेमा जाना क्यों छोड़ दिया? क्यों वो घर पर ही बैठ के इन OTT प्लेटफॉर्म्स पर फिल्म देखना ज़्यादा प्रेफर करते हैं? इस वजह से फिल्म प्रोड्यूसर्स को काफ़ी भारी नुकसान हो रहा है। जब शुरुआत में OTT प्लेटफॉर्म्स आए थे तो उनको बहुत सारा फ़ायदा होता था। इन OTT प्लेटफॉर्म्स ने कई करोड़ों रुपए खर्च करे थे इन फिल्मों को अपने प्लेटफॉर्म्स पे लाने के लिए। कभी कभी तो फिल्म के बजट से ज़्यादा पैसे दिए जाते थे अपने प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए। लेकिन अब फिल्म प्रोड्यूसर्स को ये OTT प्लेटफॉर्म्स कहते हैं कि पहले अपनी फिल्मों को सिनेमाज हॉल में रिलीज़ करो, फिर हम पता करेंगे कि हमें फ़िल्म को ख़रीदना है या नहीं ख़रीदना। इस वजह से प्रोड्यूसर्स को काफ़ी नुकसान होता है, क्योंकि उन्होंने शुरुआत में ऐसी बहुत सारी फिल्म्स बनाई थी कि डायरेक्ट फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर जाएगी, लेकिन अब OTT प्लेटफॉर्म से उनकी ये डील को रिजेक्ट कर दिया। तो आज की वीडियो में हम ये समझेंगे कि ये सब क्यों हुआ, क्यों OTT प्लेटफॉर्म्स की वजह से बॉलीवुड को इतना भारी नुकसान उठाना पड़ा। आपने काफ़ी सुना होगा कि जब लोग नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम या हॉटस्टार के जैसी ऐप्स का नाम लेते हैं तो एक शब्द यूज़ करते हैं जो है OTT। OTT स्टैंड्स फॉर ओवर द टॉप। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि OTT का मतलब क्या है? ये OTT हम क्यों वर्ड यूज़ करते हैं? साल 1982 में सबसे पहला कलर चैनल टीवी पर लॉन्च हुआ था, जबकि टीवी उससे पहले भी मौजूद था 1950s के ज़माने से। लेकिन टीवी इंडस्ट्री का टर्निंग पॉइंट 1982 था, बिकॉज कलर्स में टीवी में चैनल्स को लॉन्च करना शुरू कर दिया गया था। और फिर दूसरा टीवी इंडस्ट्री का टर्निंग पॉइंट 2000 में आया, जब पहली बार सैटेलाइट के थ्रू टेलीविजन्स पर चैनल रिलीज़ होने लगे। आज के दिन भी बहुत सारे लोग इसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं और इसकी मदद से काफ़ी सारे चैनल्स टीवी पे रिलीज़ हुए जो लोगों को काफ़ी पसंद आए। तो इस तरह से टेलीविज़न और मशहूर हो गया। लेकिन नेटफ्लिक्स की शुरुआत साल 1997 में हुई थी, लेकिन उस ज़माने में नेटफ्लिक्स की CDs वगैरह मिलती थी जो लोग रेंट पे लेते थे, और वो ऑनलाइन होता था, आपके घर होम डिलीवरी करते थे। और उसी की तरह एक और कंपनी थी ब्लॉकबस्टर करके, बट इनके स्टोर्स ऑफलाइन अवेलेबल होते थे, इनके स्टोर्स होते थे, तो लोग वहाँ पे जाके इनके DVDs या CDs परचेज़ करते थे। लेकिन जब इस बात का ब्लॉकबस्टर कंपनी को रियलाइज़ हुआ कि कितना अच्छा प्रॉफिट गेन कर रहे हैं ऑनलाइन सर्विसेज देके, तो तब उसने अपनी भी एक वेबसाइट ऑन करी blockbuster.com की। बट उनकी वेबसाइट फ्लॉप हो गई क्योंकि नेटफ्लिक्स के ऑलरेडी बहुत सारे सब्सक्राइबर्स थे और ब्लॉकबस्टर के सिर्फ 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स गए, जहाँ पे नेटफ्लिक्स के 6 मिलियन से ऊपर थे सब्सक्राइबर्स उस टाइम पे। तब तक नेटफ्लिक्स समझ चुका था कि CD और DVD का बिजनेस इतना नहीं चलेगा। जिस तरह से लोग CD DVDs का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स वगैरह पे, लेकिन ज़्यादा दिन के बाद ये और अपग्रेड होंगे, तो तब ये CD DVDs यूज़ नहीं करेंगे लोग। नेटफ्लिक्स को इसका अंदाज़ा बहुत पहले ही हो गया था। फिर नेटफ्लिक्स ने साल 2010 में बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ डील किया, जिसमें डिज्नी, सोनी जैसी कंपनीज शामिल थी। नेटफ्लिक्स ने इन कंपनीज को पैसे दिए कि अपनी फिल्म्स हमें बेच दो, ताकि वो फिल्म्स वो अपने OTT प्लेटफॉर्म्स पे चला सकें। और दूसरी तरफ जो नेटफ्लिक्स के कॉम्पिटिटर थे ब्लॉकबस्टर, वो टाइम के साथ अपने आप को अपग्रेड करने के बजाय उसी ज़माने में थे, तो वो बुरी तरह से फ्लॉप हो गए और उनको काफ़ी नुकसान हुआ। साल 2010 के अराउंड नेटफ्लिक्स की वैल्यू थी $24 मिलियन, बट आज के ज़माने में नेटफ्लिक्स की वैल्यू है $200 बिलियन। फिर साल 2011 में नेटफ्लिक्स को रियलाइज़ हुआ कि कब तक वो इन बड़े प्रोडक्शन हाउसेस से अपनी फिल्म्स खरीदते रहेंगे, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इन पे रिलाई करने के बजाय खुद ही अपनी फिल्म्स बनाना शुरू करते हैं। और उन्होंने यही किया, अपनी फिल्म्स को प्रोडक्शन में शुरू कर दिया, और इससे उनको काफ़ी सारा प्रॉफिट भी गेन होने लगा और उनके पैसे भी बचने लगे, क्योंकि उनको उन प्रोडक्शन हाउसेस से भारी कीमत पे फिल्म्स लेनी पड़ती थी, जो कि अब उनको ऐसे नहीं करना पड़ता था। नेटफ्लिक्स ने जो सबसे पहली अपनी टीवी सीरीज़ रिलीज़ की थी उसका नाम था हाउस ऑफ कार्ड्स एंड ऑरेंज इज़ द न्यू ब्लैक। तो नेटफ्लिक्स को रियलाइज़ होता है कि काफ़ी सारा अच्छा एडवांटेज है उनके लिए, ताकि वो इस तरह से और शोज़ बनाते हैं और उनको और प्रॉफिट गेन होगा। फिर उन्होंने हर जॉनर में कंटेंट बनाना शुरू कर दिया, अपने ऑडियंस को सेटिस्फाई करने लगे। आज के ज़माने में दोस्तों आपको 3000 से भी ज़्यादा ओरिजिनल कंटेंट मिलेगा नेटफ्लिक्स पे, क्योंकि पहले के ज़माने में आपको अपने केबल ऑपरेटर से काफ़ी सारा कांटेक्ट करना पड़ता था अपनी फिल्म्स देखने के लिए, अपने टीवी को चलाने के लिए। लेकिन आज के ज़माने में, जो कि अब वो केबल ऑपरेटर का काम नहीं रहता, आप खुद ही नेटफ्लिक्स या किसी भी OTT के
वेबसाइट पे जाके फिल्म्स देख सकते हैं। तो इसीलिए OTT प्लेटफॉर्म्स को कहा जाता है ओवर द टॉप। इसी तरह से सोनी लाइव को लॉन्च किया गया साल 2013 में, और हॉटस्टार, जिसको आज आप डिज्नी हॉटस्टार के नाम से जानते हैं, साल 2015 में रिलीज़ हुआ था। आज के ज़माने में 40 से भी ज़्यादा OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, और ऑब्वियसली सी बात है कि इन OTT प्लेटफॉर्म्स को काफ़ी सक्सेस भी मिल रहा है। उनके पास और ऑडियंस आएगी, तो इसलिए पहले से ही फिल्म में पैसा इन्वेस्ट करने लगते हैं कि अगर किसी बड़े एक्टर की कोई फिल्म आ रही है तो उसमें पहले ही फिल्म में पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि इस चीज़ की वजह से उनके पास काफ़ी ज़्यादा चांस हाई होते हैं कि ये फिल्म चलेगी और उनके पास काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स आएंगे। इसी रीज़न की वजह से OTT प्लेटफॉर्म्स बड़े बड़े एक्टर्स की फिल्म्स के लिए काफ़ी सारे पैसे देने के लिए तैयार रहते हैं। इसका एग्जाम्पल है जो शाहरुख खान की आने वाली फिल्म है जवान, जिसका बजट 200 करोड़ रुपए का है, लेकिन ऐसे रूमर्स हैं कि 120 करोड़ में नेटफ्लिक्स ने ऑलरेडी इस फिल्म की डील कर ली है। ऐसा बहुत बार हुआ है कि OTT प्लेटफॉर्म्स ने काफ़ी हाई अमाउंट पे किया है अपने OTT प्लेटफॉर्म्स पे ऑडियंस को लाने के लिए, उनको अट्रैक्ट करने के लिए कि किसी बड़े एक्टर की फिल्म है तो ऑडियंस ऑलरेडी आएगी। लेकिन बहुत जल्द उनको इस चीज़ का रियलाइज़ हो गया कि जो इतने बड़े बड़े अमाउंट पे कर रहे हैं इन फिल्म्स के लिए, इसका उनको कुछ इतना फ़ायदा हो नहीं रहा। तो इन OTT प्लेटफॉर्म्स ने रियलाइज़ किया कि जब पैंडमिक के बाद सिनेमाज हॉल खुले और ये फिल्म्स रिलीज़ हुई तो किस तरह इन बड़े बड़े एक्टर्स की फिल्म्स भी फ्लॉप हो रही हैं। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है अक्षय कुमार। रिसेंटली अक्षय कुमार की हाल ही में बहुत सारी फिल्म्स ऐसी हैं जो काफ़ी बुरी तरह से फ्लॉप हुई। ऐसा होने लग गया कि इन बड़े बड़े एक्टर्स की फिल्म्स जब फ्लॉप होने लगी तो OTT प्लेटफॉर्म्स को रियलाइज़ हुआ कि ये सही नहीं है कि वो इन एक्टर्स के नेम्स की वजह से इनको इतने बड़े बड़े अमाउंट पे करें और वो इनकी फिल्म्स भी फ्लॉप हो जाए इनके OTT प्लेटफॉर्म्स पे आने के बावजूद भी। इसी रीज़न की वजह से आज के दिन काफ़ी सारे OTT प्लेटफॉर्म्स ये कहते हैं कि पहले आप अपनी फिल्म्स को सिनेमाज हॉल में रिलीज़ करें, हम उसके रिव्यूज़ देखेंगे, ऑडियंस उसको कितना पसंद कर रही है, ये सब चीज़ें देखने के बाद वो फिल्म की डील करेंगे। ऐसा करके इन OTT प्लेटफॉर्म्स को मार्केटिंग से भी पैसा बचेगा। अगर वो फिल्म सीधा सिनेमाज हॉल में रिलीज़ करेंगे तो प्रोड्यूसर की ज़िम्मेदारी होगी उसकी मार्केटिंग करने की, लेकिन अगर वो फिल्म डायरेक्टली किसी OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ हो रही है तो वो उस प्लेटफॉर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसकी मार्केटिंग करना। नॉर्मली एक फ़िल्म को मार्केटिंग करने की कॉस्ट जो है 3 से 4 करोड़ आराम से आ जाती है। इसी रीज़न की वजह से फ़िल्म इंडस्ट्री इंडिया में मींस बॉलीवुड जो है काफ़ी बुरी तरह से डाउनफॉल में जा चुका है। ऑडियंस ने भी ये रियलाइज़ किया कि वो जिस तरह से फ़िल्म देखने जाते हैं उनका उसमें जो खर्चा होता है, ट्रैवलिंग कॉस्ट, उनके पॉपकॉर्न वगैरह की कॉस्ट या उनके टिकट की कॉस्ट, इन सब में बहुत आधी प्राइस में मोस्टली जो OTT प्लेटफॉर्म्स है बहुत कम प्राइस में उनको मंथली सब्सक्रिप्शन देते हैं अपने फुल लाइब्रेरी कंटेंट की। स्टार्टिंग में इन OTT प्लेटफॉर्म्स में काफ़ी बड़ी बड़ी और काफ़ी अच्छी फिल्म्स या मूवी सीरीज़ बना ली और अपने OTT प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज़ कर दी, जिससे आज के ज़माने की ऑडियंस भी अट्रैक्ट होकर इनकी सब्सक्रिप्शन फ़ीस पे करके इनकी सब्सक्रिप्शन ख़रीद लेती है और उन फिल्म्स को वॉच करती है। लेकिन अभी भी बहुत सारी ऑडियंस ऐसी है जो सिनेमा हॉल में जाके फ़िल्म देखना ज़्यादा प्रेफर करती है बनिस्बत OTT प्लेटफॉर्म के। मोस्टली इन फिल्म्स में जो फिल्म्स होती हैं वो या तो किसी बहुत बड़े एक्टर की फ़िल्म होती है या तो फिर उस फिल्म में बहुत सारा VFX यूज़ किया होता है, तो इसलिए वो इन बड़े बड़े सिनेमाज हॉल में जाते हैं उन फिल्म्स को देखने के लिए। लेकिन वहीं भी जो काफ़ी स्मॉल फिल्म्स होती हैं जिनमें VFX वगैरह नहीं होते, उनकी ऑडियंस सिनेमा हॉल में जाना काफ़ी कम हो गई है। इसी वजह से इन OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए अपना बिज़नेस चलाना काफ़ी इजी है, जैसे कि अमेज़ॉन प्राइम वीडियो के लिए। जैसे कि आपको पता शायद नहीं होगा कि अमेज़ॉन ने खुद ये बात बोली है कि उनको कोई ज़रूरी नहीं है प्राइम वीडियो से पैसा कमाना, ये तो बस उनका एक सिस्टम है जो उनके इकोनॉमिक में उनको सपोर्ट करता है। एक रिपोर्ट की माने तो हर साल OTT प्लेटफॉर्म्स को 20% ग्रोथ मिलता है। आज के दिन हमारी कंट्री में 397 मिलियन OTT यूज़र्स हैं और इन OTT प्लेटफॉर्म्स में डिज्नी प्लस हॉटस्टार सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब किया जाने वाला OTT प्लेटफॉर्म है। काफ़ी सारे ऑडियंस यूज़ करती है इसको, मोस्ट वॉच्ड OTT प्लेटफॉर्म कहा जाता है। OTT प्लेटफॉर्म्स की मंथली अर्निंग की बात करें तो हर साल ये लोग हर मंथ में $520 मिलियन अर्न कर लेते हैं आराम से। इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है SVOD, जिसको लोग सब्सक्राइब करते हैं और उनके सब्सक्रिप्शन को ख़रीदते हैं, परचेज़ करते हैं। पर यूज़र उनकी एक सब्सक्रिप्शन को परचेज़ करता है जिससे उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होता है। ये जो OTT प्लेटफॉर्म्स होते हैं ज़्यादातर अपनी डिटेल शेयर नहीं करते कि किस फिल्म्स पे कितने व्यूज़ आए या किस फिल्म से उनको कितनी अर्निंग हुई है।
और ना ही तो हम ये बता सकते हैं कि किस टीवी शो से उनको सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स मिले। दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। हम अपनी कमेंट सेक्शन में राय ज़रूर बताएंगे और इसी तरह की वीडियोस के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।